एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, लेकिन आज तक एक जेट इंजन नहीं बना पाया। बजट 27,000 करोड़ रुपए, लेकिन ब्रेक थ्रू टेक इतना भी नहीं जितनी एक 240 एम्प्लॉइज वाली एजेंसी बनाती थी। 65 साल की लेगेसी और 178 में से 119 प्रोजेक्ट ऑफिशियली डिलीवर्ड, उसके 500%। 1947 में अंग्रेज चले गए, इंडिया आजाद हो गया और जाते जाते वो सारे रिसोर्सेज भी लूट कर ले गए। वैसे ही आजादी के टाइम इंडिया की आर्मी और डिफेंस की भी हालत बहुत खराब, बंदूकें, जहाज कुछ भी अच्छे से काम नहीं करते थे और ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी थी कि इन्हें खुद बना पाए या रिपेयर भी कर पाए। आजादी के कुछ हफ्तों में ही कश्मीर में जंग छिड़ गई। वो लड़ाई हमने जीत तो ली, लेकिन तब देखा कि लड़ने के लिए हमारी आर्मी के पास ना ही अच्छे राइफल्स थी, रेडियो ठीक से काम नहीं करते थे और यहाँ तक कि एमिनिशन भी लिमिटेड था। नेहरू पूरी दुनिया में हथियार मांगने गए, लेकिन वेस्ट की तरफ से वही जवाब था, तुम हमसे खरीदते रहो, यूज करो, लेकिन कैसे बनता है ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। ब्लूप्रिंट्स, टेक्नोलॉजी कुछ भी देने से साफ मना कर दिया। इंडिया को डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोला गया, अपनी औकात में रहो। उस टाइम नेहरू को समझ में आया कि इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट होने की कितनी ज्यादा जरूरत थी और इसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को दी, जो एक फिजिसिस्ट थे। जुलाई 1948 में सिर्फ 42 साल की उम्र में कोठारी इंडिया के पहले साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर बन गए। उस टाइम पे उनके पास एक कमरे का ऑफिस और 10 साइंटिस्ट की टीम थी। डॉक्टर कोठारी वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यूजीसी और एनसीईआरटी भी बनाई। 1949 में उन्होंने डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीएसओ बनाया। यही ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के डीआरडीओ बनने वाली। 9 साल तक 3 छोटी छोटी एजेंसीज, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि टीडीई, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डीटीडीपी और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो डीएसओ थी, अलग अलग काम कर रही थी। और फिर 1 जनवरी 1958 के दिन ये 3 ऑर्गेनाइजेशन एक होकर डीआरडीओ बन गई। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद अक्टूबर 1962 में चाइनीज आर्मी ने हिमालय की तरफ से हमला कर दिया। 14,000 फीट की हाइट पर हमारी आर्मी कॉटन यूनिफॉर्म में लड़ रही और इतनी ठंड में उनके राइफल्स जाम हो जाते, रेडियोस ठीक से काम नहीं करते और एमिनिशन भी बहुत लिमिटेड। और इसी सब की वजह से सिर्फ 32 दिन में ही इंडियन आर्मी को हार का सामना करना पड़ा। और तब इंडिया को समझ आया कि वॉर जीतने के लिए सिर्फ आर्मी ही काफी नहीं है, एडवांस वेपन और टेक्नोलॉजी भी उतनी जरूरी है। और इसीलिए डीआरडीओ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया और बजट डबल हुए, नई लैब्स खुली और इसी टाइम पे डीआरडीओ को अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला। इसका नाम था प्रोजेक्ट इंडिगो। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल जिसे स्विस के साथ मिलकर बनाया गया था, लेकिन ये एक पूरी तरह से फेलियर था और ईयर 1962 में प्रोजेक्ट को चुपचाप से बंद कर दिया गया। ये हेडलाइन नहीं बनी और बाकी फेल्ड प्रोजेक्ट्स की तरह इसे भी छुपा दिया गया। वैसे तो ईयर 1958 में एपीजे अब्दुल कलाम की एंट्री डीआरडीओ में हो गई थी, लेकिन उनकी शुरुआत मिसाइल से नहीं हुई। डॉक्टर कलाम का पहला प्रोजेक्ट था एक छोटा सा होवरक्राफ्ट। ईयर 1969 में उन्हें इसरो ट्रांसफर किया गया। वहां उन्होंने SLV-3 इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर 18 जुलाई 1980 SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्टेब्लिश किया और इंडिया बन गया दुनिया का 6th सैटेलाइट लॉन्चिंग कंट्री। और फिर ईयर 1982 में डॉक्टर कलाम को डीआरडीओ वापस बुलाया गया और डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद का डायरेक्टर बनाया गया। यहाँ उनका मिशन था जीरो से इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम खड़ा करना। और फिर 26 जुलाई 1983 को डॉक्टर कलाम ने पीएम इंदिरा गांधी के सामने एक प्रपोजल रखा। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये 5 मिसाइल्स को एक साथ बनाने का, पूरी तरह मेड इन इंडिया। और इसके लिए उन्हें 388 करोड़ का बजट मिला और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में भी पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स तो बहुत अच्छे चले, लेकिन जो हमें नहीं बताया गया वो ये कि त्रिशूल 25 साल बाद कैंसिल, नाग 3 दशक तक डिले, आकाश
बार बार परफॉर्मेंस इश्यू, यानी ये भी सिर्फ 40% टाइम पर सक्सेसफुल था। डॉक्टर कलाम ने इंडिया को मिसाइल दिए, ये डीआरडीओ के लिए एक शानदार दौर था, लेकिन ये भी साफ था कि हमारे लिए अभी भी आर-एन-डी कितनी मुश्किल थी। ईयर 1989 में डीआरडीओ ने तेजस फाइटर के लिए कावेरी इंजन बनाना शुरू किया। प्लान था 382 करोड़ का बजट में इसे ईयर 1996 तक रेडी करना, लेकिन आज 2026 में करीब 40 साल बाद कावेरी इंजन ने 2000 करोड़ से ज्यादा खा लिए। आज तक एक भी तेजस फाइटर को कॉम्बैट में पावर नहीं किया। इंडिया आज भी हर फाइटर इंजन अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक से इंपोर्ट करता है। इंडिया एक जेट इंजन नहीं बना सकता। इसका रीजन ये नहीं है कि इंडिया के पास पैसे कम हैं या फिर साइंटिस्ट कम हैं, बस इसलिए कि शुरू तो किया लेकिन आज तक खत्म ही नहीं कर पाए। चलो मान लिए कि जेट इंजन बनाना दुनिया में सबसे मुश्किल काम में से एक है, लेकिन ईयर 1974 में डीआरडीओ ने अर्जुन मेन बैटल टैंक बनाना शुरू किया और डेडलाइन के हिसाब से अप्रैल 1984 तक बल्क प्रोडक्शन करना था। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी 30 साल लेट था और डिलीवरी 2004 में हुई। जब आखिरकार आया तो इंडियन आर्मी ने इसे ज्यादा खरीदने से ही मना कर दिया और रीजन दिया बहुत हैवी और अनरिलायबल है। इसकी जगह रशियन T-90 को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। डीआरडीओ ने ऐसा टैंक बनाया जिसे अपनी आर्मी ने भरोसा नहीं दिया। अगला फेलियर, डीआरडीओ की इंसास राइफल इंडिया की स्टैंडर्ड इन्फेंट्री वेपन होनी थी, लेकिन 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने रिपोर्ट किया कि ठंड में राइफल जाम हो जाती है, मैगजीन चटक जाती है और मिसफायर भी हो जाता है। और आज इंडियन आर्मी इंसास राइफल को अमेरिकन SIG सॉवर और रशियन AK-203 जैसे इंपोर्टेड वेपन से रिप्लेस कर रही है। दिसंबर 2022 में इंडिया के CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट में खुद आकर ये स्टैटिकल डेटा दिया, जिसमें 178 डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स ऑडिट हुए। 119 प्रोजेक्ट डिले थे 67%, 49 प्रोजेक्ट्स अपने ओरिजिनल टाइम से 100% ज्यादा लेट, कुछ प्रोजेक्ट 500% तक लेट। 20 जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट दिखाए गए थे वो अपने एक्चुअल गोल को मैच ही नहीं करते थे। 25 प्रोजेक्ट का 5 से 12 साल बाद भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ। हर 3 में से 2 डीआरडीओ प्रोजेक्ट डिले थे। हर 10 में से एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चुपके से फेल होता था। ये कोई फॉरेन प्रोपेगेंडा नहीं है, ये इंडिया का अपना ऑडिटर जनरल बोल रहा है। और सबसे बुरा पार्ट, आर्म्ड फोर्सेस इतनी थक गई है वेट करके कि अब 60% हथियार इंपोर्ट करती है और इसकी वजह से इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया है। डीआरडीओ का बजट अमेरिका के डारपा के जैसा ही है और दुनिया के ज्यादातर डिफेंस R&D एजेंसी से बड़ा है, लेकिन टेक्नोलॉजी गैप इतना ज्यादा क्यों है? अगर हम बात करें डारपा, जो यूएसए की R&D एजेंसी है, डिफेंस R&D एजेंसी है, 240 लोग और बजट 5 बिलियन का। इजराइल की जो एजेंसी है उसमें सिर्फ 500 लोग हैं, डीआरडीओ से कम बजट, $2 बिलियन का। और डीआरडीओ 30,000 लोग, $3.2 बिलियन का बजट, लेकिन आज भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में दूसरे सबसे बड़ी इंपोर्टर। अगर हम इनका वर्किंग मॉडल कंपेयर करें तो डारपा साइंटिस्ट हायर नहीं करता, वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर करता है। यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स, इन सबको फंडिंग देता है और मार्केट को बनाने के लिए देता है। डीआरडीओ उल्टा करता है, 30,000 परमानेंट एम्प्लॉइज और सब अंदर ही अंदर खुद बनाता है। और इस वजह से डारपा डीआरडीओ के कंपैरिजन में बहुत फास्ट ग्रो करता है। डारपा दूसरी कंपनीज जैसे स्पेसएक्स, पेलांतिर, एंथ्रोपिक के साथ काम करता है। इजराइल स्टार्टअप्स को फीड करता है, लेकिन डीआरडीओ ने 2020 तक तो प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम बहुत कम किया था। इनोवेशन एक लैब नहीं होती है, ये एक इकोसिस्टम होता है। इंडिया ने इकोसिस्टम की जगह किला बना के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के कंपैरिजन में डीआरडीओ अंडर फंडेड है, डीआरडीओ अंडर स्ट्रक्चर्ड, अंडर मोटिवेटेड और ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक है। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है। ऑन एन एवरेज एक इंजीनियर की एनुअल सैलरी डीआरडीओ में 15 लाख है, वही इंजीनियर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में 1.5 करोड़ कमाता है साल का, यानी 10 गुना सैलरी गैप। डीआरडीओ अपने देश के सबसे बेस्ट माइंड्स सिलिकॉन वैली को दे रहा है और ऐसे साइंटिस्ट ट्रेन कर रहा है जो फिर अमेरिका के लिए नेक्स्ट जनरेशन वेपन और एआई बनाते हैं। अब एक तरफ डीआरडीओ खुद ब्यूरोक्रेसी से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ फॉरेन स्पाई एजेंसीज हनी ट्रैपिंग से टेक्नोलॉजी चोरी करती है। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, जिनकी बात हमने पहले भी की थी, 2023 में ब्रह्मोस और अग्नि 6 मिसाइल के सीक्रेट्स लीक करना, 2018 ब्रह्मोस इंजीनियर निशांत अग्रवाल, इनको बाद में लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हुई थी। प्रवीण मिश्रा 2024 में ड्रोन टेक लीक, वो भी एक फेक IBM एम्प्लॉय के साथ। देवेंद्र शर्मा 2022 में
इंडियन एयरफोर्स के सार्जेंट, डिफेंस इंस्टॉलेशन डेटा लीक और कई और ऐसे केसेस हैं जिनके नाम गवर्नमेंट ने नेशनल इमेज बचाने के लिए बाहर ही नहीं आने दी। पाकिस्तान की आईएसआई और बाकी स्पाई एजेंसीज एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन चलाती हैं। फेक प्रोफाइल्स, व्हाट्सएप सिडक्शन, महीनों की ग्रूमिंग और अकेले डिफेंस साइंटिस्ट को टारगेट करना। डीआरडीओ का सबसे बड़ा दुश्मन कोई फॉरेन मिसाइल नहीं है, वो है आधी रात को साइंटिस्ट के फोन में बजी हुई नोटिफिकेशन जो एक हनी ट्रैपिंग का अटेम्प्ट होती है। इसके बारे में अगर ऑनेस्टली बात की जाए, अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो इंडिया के पास 4th जनरेशन तेजस है जो 30 साल में बना, वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया नहीं है। जेट इंजन्स की अगर हम बात करें तो इंडिया अभी भी जेट इंजन्स यूएसए से या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इंडिया ने आईएनएस विक्रांत बनाने में 17 साल लगाए। एआई वॉरफेयर की बात करें तो इंडिया ने अभी 2020 में 5 यंग साइंटिस्ट की लैब शुरू की। 2025-26 के बजट में डीआरडीओ को 26,817 करोड़ मिला, पिछले साल से 12.4% ज्यादा, जिसमें से 15,000 करोड़ सिर्फ आर&डी के लिए है और 450 करोड़ आईडेक्स के लिए, जो कि डीआरडीओ का स्टार्टअप एक्सेलरेटर है। डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने पब्लिकली ये बात बोली है कि इंडिया को आर&डी स्पेंडिंग अगले 5 साल में 5% से 10% करनी होगी। डीआरडीओ को फेलियर से सीखना होगा और डीआरडीओ को प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ पार्टनर बनना होगा। ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ ने सिर्फ फेलियर्स दिए हैं, डीआरडीओ की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन जिस तरह से हम हर सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही अपने फेलियर से सीखने की भी जरूरत है। फेलियर्स में आंखें बंद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमें जरूरत के हिसाब से रिफॉर्म्स लाने होंगे।